हाय फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेनोग्राफर का पेपर। और ये पेपर अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है और इसको आईबीपीएस ने कंडक्ट किया था। और इस पेपर के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न थे हम उन सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो लेक्चर है वो जिनकी भी अभी एग्जामिनेशन पेंडिंग है, जैसे जूनियर असिस्टेंट की, जेएन इलेक्ट्रिकल, जेएलओ, कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड, इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी इन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है अगर आपको जीके में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 जिला कब बना। ठीक है, तो 12 जिला कब फॉर्म हुआ था, तो 10 अप्रैल 1991। तो देखिए, ये आप आरवीएनएल की जितनी भी एग्ज़ाम्स इस साल देखें तो ये उनका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, कि कोई सा ज़िला है, राजस्थान में 33 ज़िले हैं। ठीक है, तो वो कोई सा भी ज़िला पूछ लेते, बताओ इस ज़िले की फॉर्मेशन कब हुई। ठीक है, या राजस्थान का ऐसे पूछ लेंगे, राजस्थान का 27वां ज़िला कौन सा था, तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए कि राजस्थान का 27वां ज़िला कौन सा था। या ऐसे पूछ लेंगे राजस्थान का 32nd ज़िला कौन सा था, या 33rd कौन सा था, या प्रतापगढ़ कब बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं आईबीपीएस में। और आईबीपीएस ने इस तरह के प्रश्नों को इस जितने भी एग्ज़ाम्स में उन सभी में रिपीट किया है। तो जैसे अभी 12 का पूछ लिया, तो नेक्स्ट टाइम वो पूछ लेंगे कि बताइए 12 किससे अलग हुआ था, ये भी इसमें ही पूछा गया था। और ऐसा भी पूछा गया था कि जैसलमेर कब बना। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था, वो मैं अभी आपसे आगे डिस्कस कर लूँगा। तो काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके जो ज़िले से संबंधित, कि ज़िला कब बना और किसने बनाया। एक तो ये, अगर मान लो एक तो एंशियंट टाइम का पूछ सकते हैं कि मान लो जिला बन गया 11वीं सदी में, ठीक है, किसी राजा ने बनाया, उस टाइम का पूछ सकते हैं। और एक आपका एकीकरण के समय का पूछ सकते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप एलडीसी की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको राजस्थान का एकीकरण अच्छे से आना चाहिए कि कौन प्रधानमंत्री था, कौन आपका उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था। अगर मत्स्य संघ बना तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था, उसमें राज प्रमुख कौन था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो देखिए, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, मतलब जो आपका एकीकरण था वो कब फिनिश हुआ। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हो गया था। और इस टाइम जब एकीकरण कंप्लीट हुआ था तब राजस्थान में मात्र 26 जिले थे। ठीक है, उसके बाद बनना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद हमने 7 जिले और बनाए। ठीक है, मतलब राज्य सरकार ने 7 जिले और बनाए उसके बाद। तो देखिए 26वां जिला कब बना, 26वां जिला बना था, अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जब बना मिला दिया, उसके बाद ये अजमेर बना था 26वां जिला। 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया, कब बनाया गया, 15 अप्रैल 1982 को। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए धौलपुर किस जिले से अलग होके नया जिला बना। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरह के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर कर दिए जो पूछे जा सकते हैं। तो आपकी इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत ही काम आएगी ये स्लाइड। ठीक है, तो देखिए भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना था धौलपुर। तो यहाँ पे और कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जिला कौन सा, 28वां जिला को उस वो है 12, जो अभी हमने कवर कर लिया। और ये किससे अलग हुआ था, कोटा से अलग होकर नया जिला बना था। ठीक है, तो 12 किससे अलग हुआ था, कोटा से अलग हुआ था। 29वां जिला बना था दौसा, ये भी 10 अप्रैल 1991 को। देखिए 3 जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे आपके, एक तो 12, फिर दौसा, फिर राजसमंद, यानी 28, 29, 30, ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने थे। और ये जो दौसा था वो जयपुर से अलग होकर नया जिला बना था। फिर 30वां जिला आपका राजसमंद, ये भी 10 अप्रैल 1991 को इसका मतलब फॉर्मेशन हुआ था। और यह उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना था। 31वां जिला आपका हनुमानगढ़ था, ये 12 जुलाई 1994 को बना था। यह श्री गंगानगर से अलग होकर एक नया जिला बना था। उसके बाद 32वां जिला करौली था, यह 19 जुलाई 1997 को फॉर्म हुआ था। और यह सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना था। फिर 33वां जिला जो सबसे लेटेस्ट और सबसे जो हमारा आखिरी जिला है, ठीक है, वो 26 जनवरी 2008 को बना था। यह 3 जिलों से अलग होकर नया बना था। अब वो 3 कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ पे से तो देखो ये तहसील उठा ली, मतलब छोटी सादड़ी, आरनौद और प्रतापगढ़, ये 3 तहसीलें चित्तौड़ से उठा ली। धारियाबाद जो तहसील है वो उदयपुर से उठा ली। और पीपलखूंट तहसील है, तो ये 5 तहसील हो गई। पांचों तहसीलों को मिला के प्रतापगढ़ नाम का एक नया जिला बना दिया गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। जो भी एग्ज़ाम आपकी पेंडिंग है विद्युत विभाग की, उसमें इससे इस स्लाइड से आपको एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। तो मैंने इसमें सारे कवर कर दिए, हर तरह के प्रश्न कवर कर दिए इसी एक स्लाइड से। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया श्रुति हासन को, ठीक है। कमल हासन की पुत्री है ये, कमल हासन की बेटी, और काफ़ी फेमस जो हीरो है कमल हासन, तो उनकी ये डॉटर है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन ये आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं, अगर आप इनको फॉलो करते तो देख लिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो IBPS का रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ हटके क्वेश्चंस डालते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों को नहीं पता ये क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा श्रुति हासन ही होगा। कई लोग इसमें विश्वनाथ आनंद लगा रहे थे, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट है। ये अभी रिसेंट की बात हो रही है, वो 2020 में थे, वो एजुकेशन से रिलेटेड थे, तो वो उसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर श्रुति हासन ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, ठीक है। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर ज़िले में है, ये मैंने रेड से इसको हाईलाइट कर रखा है। और इसके अलावा इसको बनाया किसने था ये भी पूछा जा सकता है, तो राणा सांगा ने इसको बनवाया था, ठीक है। उनका दूसरा नाम क्या था, महाराणा संग्राम सिंह, तो उनको महाराणा संग्राम सिंह भी बोलते थे या राणा सांगा भी बोलते थे। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, तो देखिए ये उस पशु मेले की फ़ोटो है, ये करौली के अंदर लगता है, ठीक है। ये महाशिवरात्रि पशु मेले की इमेज है और ये करौली में लगता है। और किस दिन लगता है, ये फाल्गुन कृष्णा के दिन लगता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसको महाशिवरात्रि पशु मेला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये महाशिवरात्रि के दिन लगता है, इसलिए इसका नाम महाशिवरात्रि पशु मेला पड़ गया। फॉय सागर झील कब बनाई गई थी, तो फॉय सागर झील का निर्माण कराया था जो एक अंग्रेज इंजीनियर थे, इनका नाम था फॉय, ठीक है। उनके नेम पे ये फॉय सागर झील बनाई गई थी और ये बाढ़ राहत परियोजना के तहत इस झील को बनाया गया था। और इसका पानी जो है आना सागर में आता है, ठीक है, इसका पानी आना सागर में आता है। ये उसका जो इसकी इमेज है फॉय सागर झील की, ठीक है। और इसका निर्माण हुआ था 1891 और 92 के अंतर्गत, ठीक है। 2 साल तक इसका निर्माण चला था, तो 1891 से 1892 तक इसका निर्माण कार्य चला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉल ऑफ हीरोज़ कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो इसको मंडोर में बनाया गया है, हॉल ऑफ हीरोज़, तो ये मंडोर है। और ये हॉल ऑफ हीरोज़ जो मंदिर है, ये उसकी बाहर की इमेज है और ये उसके अंदर की इमेज है। तो इसमें क्या है, एक पत्थर की मूर्ति, एक ही पत्थर से है ना ये सारी मूर्तियाँ बनाई गई है, ठीक है। इसमें विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ हैं और इन सबको बोला जाता है हॉल ऑफ हीरोज़, ठीक है। ये उस मंदिर की बाहर की इमेज है, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो राइट साइड है जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये बाहर की इमेज है और ये उसके अंदर की इमेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में गंगा मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिए राजस्थान में गंगा मंदिर भरतपुर में स्थित है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है और इसका निर्माण लगभग 90 साल में हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस मंदिर का निर्माण लगभग 90 वर्षों में पूरा हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा बलवंत सिंह ने 1845 में स्टार्ट किया था, लेकिन वो पूरा नहीं करवा पाए। फिर जो है बलवंत सिंह के 5वें उत्तराधिकारी ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना करी। तो ओवरऑल इसमें 90 साल लगे इस मंदिर को कंप्लीट होने में। और वो मूर्ति जो है आपके मगरमच्छ पे विराजमान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा समुद्र से लगती है, तो कनाडा वो देश है, कनाडा, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र तट से लगती है। और अगर आप किलोमीटर में देखेंगे तो 2 लाख किलोमीटर, 2,02,080 किलोमीटर इतनी उनकी जो है तट रेखा जो है समुद्र से टच होती है। और माइल्स में देखेंगे तो ये, और ये टॉप 5 कंट्रीज है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। आपकी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए दूसरे नंबर का देश बताइए जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र से लगती है। तो कनाडा जैसे फर्स्ट पूछ लिया तो हो सकता है हम नॉर्वे के बारे में पूछ ले, या इंडोनेशिया पूछ ले, या फिलीपींस पूछ ले, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपको टॉप 5 तो पता होना ही चाहिए। जर्मन फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। एक तो इसको ड्यूश बैंक बोलते हैं, ठीक है, कई लोग इसको गलत उच्चारित करते हैं। ये ड्यूशे बैंक ऐसा कुछ नहीं होता, इसका नाम होता है ड्यूश बैंक, ठीक है। इसको डीबी भी बोलते हैं, डीबी,
ठीक है, DB। और ये समझ लीजिए कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है ये, और ये जर्मनी का फेडरल बैंक है, ठीक है। इसको ड्यूश बैंक भी बोलते हैं। इसका फुल नेम है ड्यूशे बुंदेश बैंड, ठीक है, ड्यूशे बुंदेश बैंड। और ये यूरो सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है, ये पीछे दिख रहा है आपको नेम इसका। और जो अभी इसके अध्यक्ष वो हैं जेम्स वीडमैन, ये हैं वो अध्यक्ष इसके। ओके, आयरन का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे अगर आपको आयरन देखना है तो कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपको दिख रहा है, ये आवर्त सारणी है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में 26 वाला जो एलिमेंट है वो है आयरन। आयरन जो है अगर आप देखोगे तो इसकी द्रव्यमान संख्या, इसके 4 स्थायी समस्थानिक मिलते हैं, ठीक है, आयरन के। और उनका जो वेट होता है, ठीक है, वो देखिए आपका होता है 54, 56, 57 और 58। ये याद रखिएगा आयरन के कितने समस्थानिक होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो आयरन के 4 समस्थानिक होते हैं, ये स्थायी समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको कम से कम 30 तक है ना नेम याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 30 तक पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ ले बताओ निकल को कैसे लिखते हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई निकल को Ni से लिखते हैं, ठीक है। या आपको पूछे कॉपर को किससे लिखते हैं, तो कॉपर को Cu लिखते हैं। या आपको पूछे कि टाइटेनियम को कैसे लिखते हैं, Ti लिखते हैं। वेनेडियम को कैसे लिखते हैं, तो वेनेडियम को V लिखते हैं। या स्कैंडियम को कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पोटेशियम को K लिखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सबके नेम। पहला है हाइड्रोजन, इसके बाद है दूसरा वाला हीलियम, ठीक है, फिर लिथियम, फिर आपका बेरिलियम हो जाता है, फिर बोरॉन हो जाता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, देन नियॉन, ठीक है। फिर आपका Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका सिलिकॉन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह सारे पता होने चाहिए कि फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है, फिर आपका आर्गन होता है। तो अब अक्रिय गैसें कौन सी होती है, ठीक है, तो नोबल गैसें बोलते हैं जिनको। तो ये जो आपका ये वाला या 18 वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये अक्रिय गैसें है सारी, ठीक है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन, ये रेडॉन हो गया, ठीक है। ये सब आपकी अक्रिय गैस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि बताओ, इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि बताओ यूरेनियम का साइन क्या है, या यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है इनमें से, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ऑप्शन दे सकते हो कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, और एक आपको कोई मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यू शुड नो अबाउट पीरियोडिक टेबल। आपको एटलीस्ट 30 तक तो ये पता होनी चाहिए इनके नेम। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताओ क्रोमियम को क्या लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्रोमियम Cr होता है, या जिंक को Zn लिखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए 30 तक, ठीक है। तो इसको आप पीरियोडिक टेबल को कम से कम आप एक बार देख लेना, और 30 तक के एलिमेंट्स आपको रटे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जसवंत थड़ा कब बना, ठीक है। तो जसवंत थड़ा जो बनवाया था उनका नाम था सरदार सिंह जी। महाराजा सरदार सिंह जी ने जसवंत थड़ा बनवाया था, और ये 1899 में बना था, ठीक है। और ये संगमरमर से बना हुआ है, और ये जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके पास स्थित है। और ये किसकी याद में बनवाया गया ये भी याद रखना, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जो 1888 से 1895 तक जिन्होंने शासन किया जोधपुर में, उनकी याद में बनवाया गया है। और उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जवाहर सर्किल कहाँ है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जवाहर सर्किल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सर्किल है, सबसे लार्जेस्ट सर्किल है एशिया का, जवाहर सर्किल। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में रहता है जवाहर सर्किल। तो ये जवाहर सर्किल की इमेज है, और ये जयपुर में आपके। आमेर का किला कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन था, जयपुर में आमेर का किला। और ये उसकी आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है? तो प्रतापगढ़ को कांठल बोला जाता था, ठीक है। लाडनू कौन से जिले में है? तो देखिए लाडनू जो है आपके नागौर जिले में है, और इसको जैन देवताओं की भूमि भी बोला जाता है। तो हो सकता है आप उसको नेक्स्ट बार पूछ ले कि बताइए जैन देवताओं की भूमि किसको बोला जाता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में लाडनू भी देते, तो आपको लाडनू पिक करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पाली के अंदर भी, पाली जो जिला है उसके अंदर भी बहुत सारे जो है जैन मंदिर है। तो पाली भी बहुत फेमस है जैन मंदिरों के लिए,
और एक आपका नागौर के अंदर लाडनू, ये भी जैन मंदिर के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन याद रखने चाहिए। विजय मंदिर झील महल का निर्माण कहाँ किया गया? ठीक है, तो विजय मंदिर झील महल राजस्थान के अलवर शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना है ये अलवर में है। और ये किसका आवासीय महल था? महाराजा जयसिंह का। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसे 1918 में बनाया गया था। ये महाराजा जयसिंह का आवासीय महल था और ये उसकी इमेज है, दिख रही है आपको? ये उसकी इमेज है विजय मंदिर झील महल की। ओके, मीरा चानू को एमवे इंडिया ने किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो एमवे इंडिया ने जो इनकी न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला है उसके लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये उसके लॉन्च की फ़ोटो है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एमवे के। और इन्होंने जो है सिल्वर जीता था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। गणेश पाल कहाँ का अंतिम राजा था? ठीक है, तो गणेश पाल करौली के अंतिम राजा थे। करौली की देखो, करौली से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि करौली की स्थापना 955 ईस्वी के आसपास राजा विजयपाल ने की थी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण के वंशज थे। और जादौन जो है राज परिवार, उन्होंने भी करौली और जैसलमेर पर शासन किया है। और इसके बाद जो है 1818 में करौली सबसे पहली रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत है जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की? तो वो थी करौली। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यहाँ के शासक महाराज गणेश पाल देव ने भारत का हिस्सा बनने का निश्चय किया। तो मतलब अंतिम राजा यही हुए, क्योंकि उसके बाद तो राजस्थान की स्थापना हो गई और उसके बाद तो मुख्यमंत्री नियुक्त होने लगे, निर्वाचित होने लगे। तो राजा का पत्ता खत्म हो गया। तो जो लास्ट राजा बचे तो वो बचे महाराज गणेश पाल देव। तो करौली के लास्ट जो राजा थे वो गणेश पाल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। झाजीरामपुरा कौन से ज़िले में है? तो झाजीरामपुरा दौसा ज़िले में है, ठीक है। जैसलमेर ज़िला कब बना? तो जैसलमेर ज़िला, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किसने करी। तो जो राजा जैसल थे उन्होंने 1178 ईस्वी में जैसलमेर की स्थापना करी थी। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर भाटी राजपूतों का राज्य था। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या सबसे कम है जैसलमेर में, ठीक है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखना, जैसलमेर में जनसंख्या सबसे कम है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। सूरत सिंह ने भटनेर पर कब अधिकार किया? तो जो सूरत सिंह थे उन्होंने सन 1805 में जो है यह किला भाटियों से जीत लिया। तो इन्होंने जो है इस पे आक्रमण किया था 1805 में। और अब इसमें और डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें 52 बुर्ज है एक तो, ठीक है। भटनेर का प्राचीन किला सन 295 में बनवाया, किसने बनाया? जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने। तो ये भी याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए भटनेर का प्राचीन किला कब और किसने बनवाया? तो भटनेर का प्राचीन किला सन 295 ईस्वी में जैसलमेर के भाटी राजा ने बनवाया, ठीक है। और उसके बाद इसमें आप और भी डिटेल्स देख लेना कि तैमूर ने जो है अपनी जीवनी में इसको सबसे मजबूत किला बताया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए तैमूर ने किस किले को सबसे मजबूत किला बताया हिंदुस्तान का? तो ये इसी भटनेर के किले को सबसे मजबूत किला बताया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में अलवर किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। पदमपुर कस्बे का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो जो पदमपुर भारत के राजस्थान राज्य में गंगानगर जिले का एक कस्बा है, उसका नाम जो है बीकानेर के शाही परिवार के राजकुमार पदम सिंह के नाम पे रखा गया। तो पदम सिंह के नाम पे पदमपुर रखा गया। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली पता नहीं है क्या था, पर ग्रीन सिटी के बारे में पूछा था या फिर आपको ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ऐसा कुछ पूछा था। तो देखिए अगर सबसे ज़्यादा बारिश वगैरह की बात करें तो बांसवाड़ा शहर को राजस्थान का चेरापूंजी बोला जाता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है ये, ठीक है।
और आपका ये राजस्थान का सबसे हरा भरा शहर है, इसको 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट कर देना। ग्रीन सिटी ये जो है गूगल पे जो है ये आंसर दिया गया है। ठीक है, कई बुक्स में ये भी दे रखा है। वैसे सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ में भी होती है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आप वहाँ देखो तो ऑप्शन क्या दे रखा है उस हिसाब से आपको लगाना है। तो अगर ऑप्शन में वहाँ पे झालावाड़ नहीं था, बांसवाड़ा था, तो आपको फिर बांसवाड़ा लगाना है। ठीक है, इस तरह आपको चेक करते रहना है। हनुमानगढ़ कब बना? तो हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से पृथक होकर स्वतंत्र जिला बना। मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में ही करा चुका हूँ ये। तो देखिए आपके सामने कितने प्रश्न आ गए, और एक प्रश्न ये भी आया था 12 कोटा से कब अलग होकर अलग जिला बना। ठीक है, तो वो आपने कवर कर ही लिया, जो 10 अप्रैल 1991 को। तो इस तरह देखो कितने सारे प्रश्न आ गए। तो उस स्लाइड में मैंने वो सारे प्रश्न कवर कर दिए, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में बहुत फ़ायदा रहेगा उससे। ओके, तो बात हो रही है अब हनुमानगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से पृथक होकर स्वतंत्र जिला बना। यह राजस्थान के उत्तर में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकली सरस्वती तथा दृश्यवती नदियाँ बहती थी। प्राचीन भारत में यह जगह भटनेर कहलाती थी क्योंकि यहाँ भाटी राजपूतों का शासन था। ओके, तो देखिए जैसलमेर रेखीकरण के कौन से साल में शामिल हुआ? तो देखिए राजस्थान अगर आप बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। तो उसके चौथे चरण में जैसलमेर शामिल हुआ, और ये चौथा चरण कब संपन्न हुआ? 30 मार्च 1949 को। इसी दिन हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? हम इसी दिन मनाते हैं राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। अब हम देख लेते हैं कि चौथे चरण का नाम क्या था। इसको वृहद राजस्थान बुलाया गया। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? संयुक्त राजस्थान प्लस जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सबको ऐड करने के बाद ये वृहद राजस्थान के नाम से ये चरण कंप्लीट हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर थी। इसके उद्घाटन करता थे मतलब जिन्होंने उद्घाटन किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, जो जयपुर के अंतिम राजा थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी चरण में जीवन पर्यंत ठीक है, और इसके अलावा भूपाल सिंह को इसमें महाराज प्रमुख बनाया गया था, और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे लास्ट में जो मिले थे, मैंने इनके आंसर्स चेक वगैरह नहीं किए, तो आप एक बार ये आप चेक कर लेना इनके आंसर्स। पाली किस जिले से अलग होके बना? ये था एक राजस्थान न्याय प्राधिकरण। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि यही थे या कुछ और थे, तो मैंने जहाँ से कलेक्ट किए क्वेश्चंस वहाँ भी एग्जैक्ट पता नहीं था। तो आप देख लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना कि इनमें आपको वहाँ पे पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो वो आप इनके आंसर्स चेक कर लेना। 12 कोटा से कब शुरुआत होते? 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 10 अप्रैल 1991 में। अंग्रेज़ों को नमक के लिए अनुमति कब मिली? अब ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं यही था या कुछ और था, तो इसका भी मैं आंसर ऐसे नहीं कर पाऊँगा। अब वो उसमें गांधी की दांडी यात्रा से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं कुछ, या फिर कुछ और है ये क्वेश्चन, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे, इसलिए इसका आंसर मैंने इनके आंसर नहीं लिखे। हाँ, एक क्वेश्चन था कि पीएच का मान क्या है। तो देखिए अम्ल जो होते हैं आपके वो 7 से नीचे होते हैं। ठीक है, तो लेस देन 7 होगा तो वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, एसिड क्या होगा? लेस देन 7 होगा। पीएच जो वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एसिड की पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होगी। तो यहाँ पे 4.5 जो है वो लेस देन 7 जो है लेस देन 7 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं मैथ में किस तरह के प्रश्न आए थे। मैथ में कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के थे, कुछ एक परसेंटेज के थे। तो ये बेसिकली सबसे ज़्यादा, एक तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप एलडीसी की तैयारी अगर आपने एलडीसी का फॉर्म लगाया है, ठीक है, कमर्शियल असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म लगाया है, तो ये मान के चलिए परसेंटेज आपके लिए बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट मैं परसेंटेज को मानूंगा। क्योंकि अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छे से हो जाएगा, आपके एवरेज में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको पार्टनरशिप में बहुत फ़ायदा मिलेगा। परसेंटेज का हर जगह रोल है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके अलावा हाँ, ट्रेन का भी क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे बच्चों ने बताया कि एक ट्रेन का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आए थे। तो आपको आगामी एग्जामिनेशंस में ये 4 तो बहुत अच्छे से करके जाना है। साथ ही एक आपका टाइम एंड जो है समय चाल और दूरी जिसको बोलते हैं ना,
ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये टॉपिक भी अच्छे से कर जाना, ट्रेन वाला क्वेश्चन भी कर जाना। और हिंदी और इंग्लिश में नॉर्मल पेपर था, कोई इसमें टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, पैराग्राफ के क्वेश्चन थे, तो ये इसमें तो कुछ आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। स्टेनो में भी, और सॉरी इसमें कमर्शियल असिस्टेंट एंड आपके जो है जो असिस्टेंट का पेपर, जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी में इतनी परेशानी नहीं होने वाली। मैथ भी इजी आती है। असली परेशानी तो जीके में ही है, जीके में आपको अच्छे से कवर करके जाना है, और आपको पता है कि जीके सबसे ज़्यादा जो है उसका ही सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आपको वो अच्छे से कवर करनी है। ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागना, क्योंकि करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछ रहे हैं तो आप कवर कर भी नहीं पाओगे। वैसे भी आप स्टैटिक पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। स्टैटिक भी अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने स्टैटिक भी अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कोई भी पूरे में से पूरे नहीं करके आ सकता। तो वो इतने आते भी नहीं है। एलडीसी में भी इतने नहीं आने वाले। हाँ, जेईएन इलेक्ट्रिकल में करंट अफेयर्स का रोल हो सकता है, क्योंकि अभी जितने भी जेईएन या ईएन की एग्ज़ाम हुई है उनमें जो है करंट अफेयर्स भर भर के आए थे। तो हाँ, जेईएन और एईएन के एग्ज़ाम्स में तो करंट अफेयर्स का बोलबाला था। जो अदर एग्ज़ाम्स में उनमें स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी गई थी, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैथ के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवा दूँ। मैंने एक पेपर भी डिज़ाइन किया है, एक छोटा पेपर, मॉक पेपर, स्मॉल मॉक पेपर जिसे बोल सकते हैं, और उसमें मैं 15 क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं। तो 15 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ, और अगर आप वो कर पाते हो तो मतलब आपकी मैथ थोड़ी बहुत सही लेवल पे है। ठीक है, तो आप कुछ वहाँ अटैम्प्ट कर पाओगे। मैथ बहुत ईजी है, मैथ अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ मैथ को मत छोड़ना, क्योंकि जीके में अगर जीके टफ आ गई तो फिर आपकी जो नैया पार है वो मैथ और रीजनिंग और फिर जो है हिंदी के भरोसे होगी। इंग्लिश अगर टफ आ गई तो इंग्लिश में भी फिर आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मैथ, रीजनिंग और आपको हिंदी, इन 3 टॉपिक को तो आपको अच्छे से जो है स्ट्रॉन्ग बना के चलना है। ठीक है, और जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है फिर वो तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पर ज़्यादातर की होती नहीं है। तो मैं इन 3 टॉपिक के तो बारे में आपको बोलूँगा कि आप इन 3 सब्जेक्ट्स को तो अच्छे से करके जाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।